नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की योगाहार की जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आवाज आ रही है ना? यस, थैंक यू। पहले तो सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली अच्छी तरह आपने एंजॉय की होगी। दिवाली के पहले हमने दिवाली में क्या सावधानी रखे उसके ऊपर हमने बातें की थी। काफी 15 दिन के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। अब जो दिवाली चली गई है, अब जो समय आने वाला है वो विंटर का है, यानी ठंडी मौसम है। और आप सबको पता ही है कि ठंडी में यानी सर्दी की मौसम में भोजन के लिए खान पीन में आगे पीछे कुछ हो जाए तो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। हमारा देश का जो एटमॉस्फेयर है, सीजन के हिसाब से देखें तो हमारे देश में 3 सीजन है। एक सर्दी यानी ठंडी विंटर, दूसरी गर्मी समर, तीसरी बारिश की मौसम मौसम मानसून की। तो ठंडी की मौसम में वातावरण ठंडा होता है, शरीर के अंदर गर्मी चाहिए। गर्मी के मौसम में बाहर गर्मी होती है, शरीर को अंदर ठंडक करना पड़ता है। और बारिश में हवा में भेज यानी मॉइस्चर ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। तो नमी के वजह से कंटामिनेशन ज्यादा होता है, बैक्टीरिया वायरस बढ़ते हैं, तो इससे बचने का होता है। पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहां ये तीनों सीजन का आपको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और आप तीनों सीजन का आनंद ले सकते हो। तो और हम कई बार बोलते हैं कि ठंडी के मौसम में 3 बार खाइए चलेगा, गर्मी के मौसम में 2 ही बार खाना चाहिए पूरे दिन में, और बारिश में तो सिर्फ 1 ही बार खाना चाहिए। 3 बार छोड़ो, 2 बार भी छोड़ो, 1 ही बार। इसीलिए बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा त्योहार उपवास वाले आते हैं। पूरा महीना, श्रावण महीना, एक ही टाइम खाने के लिए बताया है। तो ये खान पान के जो नियम है वो भी सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ठंडी के मौसम में हमको क्या ध्यान रखना है? खाइए, ठंडी में शरीर में गर्मी करे ऐसी चीजें खानी पड़ेगी जो गर्मी ज्यादा पैदा करके दे। तो कम खुराक खाना, ज्यादा गर्मी पैदा हुए। अच्छा, गर्मी के मौसम में ऐसा खुराक खाओ जो शरीर के अंदर ठंडक करे। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो योगाहार में हम यही बातें समझाते हैं, सीजन के हिसाब से क्या ध्यान रखें, कौन से खुराक से शरीर में क्या इफेक्ट आती है, शरीर को कौन से प्रकार के खुराक चाहिए, कौन सा खुराक शरीर में जाके क्या करेगा, शरीर में हम जो खुराक डालते हैं वो कहाँ कहाँ से जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल होता है, शरीर में कहाँ कहाँ खुराक का बचा हुआ कचरा कैसा इकट्ठा होता है और उसकी क्या साइड इफेक्ट होती है। ये सारी बातें हम ये योगाहार के आहार की इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में बातें करते रहते हैं। तो सर्दी के मौसम में बीमारी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हम जो छोटी गलतियां करते हैं उसके कारण समस्याएं खड़ी होती है। तो ठंडी के मौसम में आपको गर्मी दे वैसे खुराक खाने पड़ेंगे
अब ठंडी के मौसम में शरीर में ठंडक करे ऐसे खुराक खाओगे तो फिर नुकसान रहेगा। फायदा तो एक साइड रहेगा, शरीर में समस्याएं खड़ी होनी चालू हो जाएगी। तो क्या ध्यान रखें? तो सबसे पहले तो खान पीन के जो तरीके हैं उसको दोबारा आपको याद करने पड़ेंगे कि भी आप भले सर्दी के मौसम में 3 बार खाइए, लेकिन खाने का जो तरीका है, खाने का जो ढंग है, उसको भूलना नहीं है। वो चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बारिश का हो। चबा चबा के खाने की आदत जो है वो आपको तो डालनी है। मुंह में जो दांत है, जो दांत का काम आप जठर को नहीं दे सकते, तो कोई भी चीज खाइए, चबाना कंपलसरी है। अब जो खा रहे हो इसकी इफेक्ट क्या है वो समझने है। तो गर्मी कौन देगा? तो गर्मी शरीर में कौन पैदा करता है, कैसे होता है? तो गर्मी यानी अग्नि तत्व। तो अग्नि एक खुराक में से ही पैदा करनी है। तो हमारे शरीर में अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, ये पांचों तत्वों का कोऑर्डिनेशन होता है, उसका मैनेजमेंट करने का होता है। तो शरीर में जब गर्मी की आवश्यकता है तब गर्मी ज्यादा पैदा होनी चाहिए, और वो काम हमारा खून यानी हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जितना नेचुरल यानी कुदरत के नियम वाला, उतना ये पांचों तत्वों का मैनेजमेंट अच्छा। तो आप सबको पता ही है, मैं हर रोज बताता हूँ कि हरी पत्ती का जो हरा रंग है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्लोरोफिल जब शरीर में, शाकाहारी प्राणी के शरीर में जाता है, तब नेचुरल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका काम है खुराक में से अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, पांच तत्वों को मैनेज करना। तो खुराक में से अग्नि तभी अच्छी पैदा हो पाएगी, ज्यादा अग्नि पैदा होगी, कि जब वो खुराक को बर्निंग करने के लिए अच्छा ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा। देखो, हमारी गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी के अंदर इंजन होता है। इंजन के अंदर पिस्टन होते हैं, प्लग होते हैं, और एक इंजन में ब्लॉक होता है, इंजन ब्लॉक होता है, जहां पिस्टन लगे हुए हैं। तो बाहर से हवा आती है अंदर, साथ में पेट्रोल या गैस आता है। पेट्रोल आता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वहां प्लग में से फायर होता है, और फायर के बाद ये जो ईंधन है वो जलता है, फिर अग्नि पैदा होता है, जो पिस्टन को धक्का देती है, फिर गाड़ी को चलाने की ताकत मिलती है। तो बाइक से लेके गाड़ी या हवाई जहाज, सबको चलाने के लिए एक ही जगह अग्नि पैदा करने की होती है, और फिर पूरी गाड़ी चलती है। लेकिन शरीर में ऐसा नहीं है। शरीर में ऐसा गाड़ी की तरह पिस्टन ब्लॉक नहीं दिया है कि जहां अग्नि पैदा हो और वो अग्नि आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं है। तो हमारे शरीर में जितने सेल है यानी कोष, सबसे छोटा पार्ट हमारी बॉडी का, सबसे छोटे से छोटा पार्ट, जिसको हम कोष बोलते हैं। हमारे शरीर के जितने ऑर्गेन है वो टिश्यू से बनते हैं, और हर टिश्यू कोष को जोड़ने से बनता है। अलग अलग छोटे छोटे आकार के कोष इकट्ठा होते हैं तब टिश्यू बनता है, और टिश्यू जब जुड़ते हैं तब ऑर्गेन बनता है, अंग बनता है। तो हमारी चमड़ी भी है, तो चमड़ी देखिए तो ऊपर एक लेयर होता है, इसके नीचे एक दूसरा लेयर होता है, इसके तीसरे एक तीसरा लेयर। तो ऊपर के लेयर के कोष, नीचे वाले कोष, तीसरे लेयर के कोष, ऐसे टिश्यू अलग अलग लेयर में इकट्ठा होते हैं, तब चमड़ी उसकी थिकनेस बनती है। तो हमारे शरीर में जहां जहां जितने टिश्यू, जितने कोष है, सेल है, ये हर एक सेल खुद
सेल के अंदर अग्नि पैदा होती है, तभी उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो हमारे हर सेल को अग्नि पैदा करने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए ग्लूकोज, जो जलाने के काम में आता है। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, इसी तरह हमारे शरीर को क्या चाहिए? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन ग्लूकोज जलेगा नहीं। कोई भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप साइंस वाले हैं, सबको पता है। तो हमारे हर एक सेल को अग्नि चाहिए, गर्मी चाहिए। तो ये गर्मी पैदा करने के लिए उनको ग्लूकोज चाहिए, साथ में ऑक्सीजन चाहिए। तो भगवान ने हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि आप जो नाक से जो ऑक्सीजन लेते हो, जो प्राणवायु लेते हो, वो फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन के एटम को पकड़ पकड़ के हमारा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के एक एक सेल तक ले जाता है। आप कहीं भी आपके शरीर को कहीं भी काटो, सिवाय नाखून, बढ़े हुए नाखून और बढ़े हुए बाल, ये बाल और नाखून के अलावा शरीर की हर जगह में छोटे से छोटे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए खून की नलियां बिछाई हुई है। और खून की नली हमारे बाल से भी पतली होती है, माइक्रो, बिल्कुल छोटी। तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से हर एक सेल तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए ये हीमोग्लोबिन काम करता है। साथ में हमारा जो खून है, वो खून के अंदर, प्रवाही के अंदर ग्लूकोज वो साथ में अंदर मिक्स ही होता है। तो जब हम जो खुराक खाते हैं, वो खुराक में से जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खुराक है, प्रोटीन वाला खुराक है, चर्बी युक्त जो खुराक है, वो सारे खुराक का कन्वर्जन होता है लास्ट में ग्लूकोज। और ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का जो काम होता है, मान लो आपने रोटी खाई, चावल खाए, गेहूं खाए, या आपने सिंगदाने खाए, तो सिंगदाना में तेल था, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट था, जो आटा आपने गूंद के रोटी बना के खाई, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आप भोजन करते हो तो ग्लूकोज नहीं खाते हो, आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होके खून में जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, उसको चर्बी में कन्वर्ट करके पहले जाता है लीवर में। लीवर में जाने के बाद हमारे खून में जो ग्लूकोज की आवश्यकता है, वो ग्लूकोज वो लीवर में से जो ग्लाइकोजन यानी चर्बी बनी थी, उसको तोड़ने का काम दोबारा होता है। फिर उसका ग्लूकोज बनता है और हमारे खून में वो मिक्स हो जाता है। आपके खून का 5 लीटर हमारा खून होता है, वो 5 लीटर खून में से पूरा शुगर निकाल दो, ग्लूकोज निकाल दो, और ये ग्लूकोज को निकाल दो और उसका वजन करो आप, तो 7 ग्राम से बढ़ता नहीं है, 7 ग्राम, ओनली 7 ग्राम। तो जब आप 100 ग्राम चावल खा जाते हो, तो वो चावल डाइजेस्ट होके खून में जाता है। पेंक्रियाज उसको इंसुलिन पैदा करके वो कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी में कन्वर्ट करता है, वो लीवर में जाता है, लीवर में उसका स्टोरेज हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, फिर आपका शुगर लेवल कम हो जाता है खून का। फिर आपका 7 ग्राम से जब कम होता है शुगर का लेवल, तब दोबारा वही चर्बी का ग्लूकोज बनता है, वो दोबारा खून में आता है, और वही ग्लूकोज आपके सेल तक जाता है। वहां सेल के अंदर उसको कंटिन्यूअस ग्लूकोज का सप्लाई मिलता रहना चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन के साथ रह के सेल के अंदर जाके, फिर वहां गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी अग्नि जो आपके शरीर का टेम्परेचर कहलाता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेक करो तो वो 37.4 डिग्री
यानी 97.5 फ़ारेनहीट के आसपास ही मिलेगी कंटिन्यूअस। चाहे सर्दी कड़कटी ठंडी में आप चेक करो आधी रात को, या गर्मी की मौसम में दोपहर को खड़े रह के रोड पे खड़े रह के धूप में चेक करो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा, 37.4 डिग्री। तो ये मैकेनिज्म हमारे शरीर में कुदरत ने बना के रखा है। अब ये ठंडी के मौसम में टेम्परेचर तो 37 ही रखना है, लेकिन बाहर ठंडी है, वातावरण में ठंडी है, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से डाउन होने लगता है। आपकी चमड़ी जो स्किन है, जो वातावरण के साथ ओपन है, हमारी स्किन, तो हमारी स्किन से गर्मी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि कुदरत का नियम है जहां जो ज्यादा हो और जहां जो कम है वहां ट्रांसफर होने लगती है हर चीज, चाहे वो अग्नि हो या कुछ भी। तो आपकी बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर है, बाहर ठंडी है, तो आपकी शरीर की गर्मी अग्नि जो है वो बाहर निकलने लगती है। तो आपके शरीर में जितनी कम होने लगती है अग्नि गर्मी, उतनी आपके शरीर को नई पैदा करनी पड़ती है। अब ये पैदा करने की जो मैकेनिज्म है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन जो फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाएगा, आपके लीवर से ग्लूकोज आना चाहिए। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों इकट्ठा होंगे तभी आपके सेल में अग्नि पैदा होगी, और अग्नि पैदा होगी तो फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब ये ठंडी के मौसम में हमको कैसा खुराक खाना चाहिए कि वो कम खुराक खाने के साथ साथ हमको ज्यादा गर्मी पैदा हो जाए, तो ज्यादा खाने की जरूरत ना पड़े और अग्नि की बॉडी की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता रहे, ये समझना है। तो खुराक जो हम खाते हैं इसमें 3 प्रकार के हैं। अनाज है जो कार्बोहाइड्रेट से सीधा, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है चर्बी, फैट। तो ये 3 प्रकार के हम खुराक खाते हैं। अब ये तीनों प्रकार के जो खुराक है उसका जो वजन होता है, वजन के सामने उसमें से कितनी अग्नि पैदा होती है, तो उसका माप जो होता है वो कैलोरी में होता है। कि आपने 1 ग्राम मान लो आटा लिया गेहूं का, यानी कार्बोहाइड्रेट्स लिया, या तो आलू लिया आपने, बटाका, गुजराती में बटाका कहिए। तो 1 ग्राम आपने आलू लिया या आपने आटा लिया। अब 1 ग्राम आटे को आप जलाते हो तो इसमें से 4 किलो कैलोरी शक्ति, एनर्जी कन्वर्ट होती है, इतनी शक्ति पैदा होती है अग्नि। तो आटा हो यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो, अनाज हो या प्रोटीन हो, ये प्रोटीन को भी आप जलाओगे तो 4 किलो कैलोरी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब ये आटे की जगह आप मान लो तेल खाते हो, घी खाते हो, चर्बी युक्त खुराक लेते हो, तो 1 ग्राम तेल यानी चर्बी जब जलती है तो आपके शरीर में वो 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम में से 9 किलो कैलोरी गर्मी पैदा करके देता है। आटा खाने से 4 किलो कैलोरी मिलती है, इतने ही वजन का तेल खाने से हमको 2.5 गुना एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो आपको ठंडी के मौसम में क्या खाना चाहिए? अनाज ज्यादा खाना चाहिए या तेल वाली चीज ज्यादा खानी चाहिए? तेल वाली खानी चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है, हम तेल वाली खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो लीवर का जो फंक्शन मैंने बताया कि भाई उसका काम है चर्बी, चर्बी है तो चर्बी को सीधा स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसको कॉम्पैक्ट मोड में करके उसको चर्बी में कन्वर्ट करके फिर लीवर में स्टॉक करना। तो अल्टीमेट तो लीवर में चर्बी ही जाके स्टोर होती है। तो हम जब गलत चर्बी खाते हैं
तो शरीर क्या करता है, सीधे सीधे लीवर में भेज देती है। अब वो चर्बी, रिफाइंड तेल जैसी चर्बी जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मोड में है, उसमें से शरीर ग्लूकोज को में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ऐसी खराब चर्बी हम जब खाते हैं तो लीवर में बिन जरूरी चर्बी का स्टॉक हो जाता है, शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जरूरत के हिसाब से उसमें से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाना चाहिए वो कर नहीं पाता है, फिर वो पड़ा रहता है बिना इस्तेमाल। जैसे आप 2000 रुपये की गलत फेक करेंसी ले आओ, डुप्लीकेट नोट ले आओ, आपने उसको सही मान के तिजोरी में रख दी, लेकिन जब जरूरत पड़ी और निकाल के आप जब बाजार में उसको खर्च करने जाओ तो सामने वाला बोलेगा कि ये तो डुप्लीकेट नोट है, मैं उसका इसके सामने आपको कुछ नहीं दूंगा। ऐसी हालत हमारे शरीर में होती है जब आप रिफाइंड तेल खाते हो, प्रोसेस किया हुई चर्बी खाते हो, गरम करी हुई चर्बी खाते हो जरूरत से ज्यादा, तभी ये चर्बी जो होती है वो डुप्लीकेट नोट जैसी हो जाती है, फिर लीवर में स्टॉक तो हो जाती है, लेकिन उसमें से जो कन्वर्जन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करने का जब जब टाइम आता है तब शरीर उसको कर नहीं पाता है, फिर वो ब्लॉकेज में, खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल में बढ़ने में, इस सब में खर्च हो जाता लग जाता है, फिर आपके शरीर में नई नई समस्याएं पैदा होने चालू हो जाती है। तो हमको चर्बी खानी है, लेकिन कैसी होनी चाहिए कि शरीर उसको कन्वर्जन कर सके, शरीर के हिसाब से, शरीर को जरूरत के हिसाब से। तो आपको बिना प्रोसेस की हुई फैट, यानी मूंगफली के दाने हैं तो आप पानी में भिगो लीजिए, तो चर्बी तो है ही, चर्बी का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा नॉर्मल और सिंपल हो जाता है कि शरीर उसको आसानी से जरूरत के मोड़ पे चर्बी में कन्वर्ट करके स्टॉक कर सकता है और जरूरत के हिसाब से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो मूंगफली के दाने को आप कच्चा खाओगे तो वो कर पाएगा, पानी में भिगो के खाओगे तो वो चर्बी को ग्लूकोज में शरीर कन्वर्ट कर पाएगा, लेकिन वही मूंगफली के दाने को आप सेक दोगे, रोस्ट कर लोगे, गरम कर लोगे, तो फिर वो चर्बी शरीर में तो जाएगी, लेकिन उसका सही तरह से स्टॉक भी नहीं हो पाएगा और उसका कन्वर्जन शरीर नहीं कर पाएगा। जब आप दूध पीते हो तो दूध के अंदर भी चर्बी होती है, लेकिन ये चर्बी दूध के अंदर मिक्स होती है पानी के साथ, इमल्सिफाई कंडीशन में होती है वो। आप दूध के अंदर पानी डालो तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन वही दूध को जब उबालते हो तो चर्बी अलग से निकल जाती है। तो दूध के अंदर जो चर्बी है, जैसे आप नारियल का पानी पीते हो तो नारियल का जो पानी होता है उसमें भी चर्बी है, लेकिन वो चर्बी पानी में मिक्स है। तो ऐसी चर्बी आप खाइए जो इमल्सिफाई कंडीशन वाली, यानी पानी के साथ घुली हुई, मिक्स हुई। तो ये चर्बी आपका शरीर उसको अपने जरूरत के हिसाब से उसका कन्वर्जन करेगी, स्टॉक कर पाएगी, फिर उसको जरूरत के हिसाब से ग्लूकोज बना के आपके खून में दे पाएगी और आपके सेल तक पहुंचा पाएगा। तो आपके शरीर में खुराक में ठंडी के मौसम में आपको आप अनाज खाओ, इससे अच्छा है तेल वाली चीजें खाइए, लेकिन वो तेलीपिया वाली चीज ऐसी होनी चाहिए जो शरीर प्रोसेस कर पाए। तो आपको कोई तेल गरम करके सेका हुआ यानी रोस्ट किया हुआ नट्स नहीं खाने हैं, उसको पानी में भिगो के ही खाने हैं। ये कचड़िया तिल का बनता है, तो तिल उसको गरम नहीं करने हैं, कई लोग उसकी सुखड़ी बनाते हैं गरम करके। अब आप गरम करके उसकी सुखड़ी बना के खाओगे तो तिल का जो तेल है वो ब्लॉकेज बढ़ाएगा, हृदय को जाम करेगा। लेकिन वही तेल को कच्चा ही आप उसको मिक्स करो गुड़ के साथ या खजूर के साथ,
तो वो तेल आपको नुकसान नहीं करेगा, वो ब्लॉकेज अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, खराब कम करेगा। तो ये शरीर के अंदर इसके साथ साथ हमारा जो खून है, हीमोग्लोबिन है, वो भी नेचुरल होता रहना चाहिए। तो नेचुरल हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब सर्दी के मौसम में पत्तियां बाजार में बहुत आती है, पालक है, पुदीना है, धनिया है, मीठा नीम है, सारी पत्तियां, मेथी पत्ता है, तो ये सारी पत्ती बाजार में अवेलेबल हो जाती है, अभी चालू हो गई है मार्केट में। तो आप हरी पत्ती भी साथ में खाइए। हरी पत्ती खाते रहोगे तो आपका हीमोग्लोबिन नया बनता रहेगा, जिसका काम है शरीर के पांचों तत्वों को मैनेजमेंट करना, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने का। अब सही खून ही नहीं होगा, हीमोग्लोबिन ही सही नहीं होगा, तो फिर आपके शरीर में ये सारी कामगिरी जो है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का जो भी काम है, वो सारे अच्छी तरह नहीं हो पाएंगे। तो हरी पत्ती भी खाते रहिए, साथ साथ में आपको गर्मी दे ऐसी तेली वाली चीजें, साथ साथ में गरम मसाले, अदरक है, उसका सुखाया हुआ पाउडर जिसको सूंठ बोलते हैं हम, लविंग है, गरम मसाले में काली मिर्च है। तो ये सब गरम मसाले वो भी शरीर में पित्त बढ़ाते हैं, गर्मी बढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिन लोगों को पित्त प्रकृति है वो लोग ज्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल न करें। अच्छा, कई चीजें ऐसी है जो नेचुरल है फिर भी वो शरीर में गर्मी पैदा करके देती है, जैसे कि ये मूली, अब मूली, सफेद मूली आती है, वो पत्तियां आती है, मूली हम लाते हैं लेकिन पत्तियां वहीं छोड़ के आते हैं, वो शाक सब्जी वाले के वहीं वहीं खड़े खड़े तोड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसा मत करो, ये मूली की पत्ती जो है वो शरीर में गर्मी पैदा करने का काम करती है। आप मूली की पत्ती ले आओ, पालक के साथ जैसे ही उसका जूस निकाल के पियो। जिन लोगों को बहुत ठंडी लगती है वो लोग मूली की पत्तियों का जूस निकाले और 2 ग्लास पी जाए टेस्टी करके। हाँ, आपने 2 स्वेटर पहने होंगे ठंडी के हिसाब से, तो आपको 10 ही मिनट के आपके दोनों स्वेटर निकाल के दे देगा, इतनी शरीर में गर्मी करके दे देगा। तो जो गर्म प्रकृति वाली चीजें है वैसी ही हमारे सीजन में, ठंडी के मौसम में मार्केट में आती है। तो मूली है, ये रिंगन, बैंगन जिसको बोलते हैं, ब्रिंजल अंग्रेजी में कहते हैं, काले, तो वो भी गर्म प्रकृति वाले हैं। अदरक आती है, वो गर्म प्रकृति वाली है। गाजर जो आते हैं, बीट रूट, वो भी गर्म प्रकृति के हैं। तो ये मार्केट में जब नई ये ठंडी की सीजन में जो जो चीजें आ रही है वो सारी गर्म प्रकृति वाली है। जो लोग कफ प्रकृति वाले हैं वो लोग मीठी चीजों से बचे, मीठी, स्वीट, क्योंकि मीठे फल जो होते हैं उसकी प्रकृति है कफ को बढ़ाना, यानी ठंडक करना। तो ये ठंडी के मौसम में आपको जो कफ प्रकृति वाले हैं वो लोग मीठे फल कम खाए, उसका ज्यादा प्रयोग न करे, नहीं तो उनको सर्दी हो जाएगी, कफ बढ़ेगा। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट में दूध भी कफ कारक है, दही भी कफ कारक है, तो उससे बचे। इसकी जगह मक्खन खाइए तो वो गर्मी करने वाला है, पित्त बढ़ाने वाला है, तो ये गर्म प्रकृति वाली चीज है, तो वो शरीर में गर्मी करके दे देगी। तो आपको ये ठंडी के मौसम में ठंडी से बचने के लिए ये सारी चीजें का खान पीन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, 5 मिनट से कम है। जिसको कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करे, थोड़े क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं। लेकिन छोटी सी बात जो हम आपको हर बार बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए चबा चबा के खाना, ये 5 प्रतिज्ञाएं आपको ध्यान रखने हैं। सुबह में योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सुबह का उपवास तो करना ही है, क्योंकि मजदूरी नहीं करे उसको 3 टाइम नहीं खाना चाहिए। योगाहारी बनना है, चबा चबा के खाना है, बिना भूख का भोजन नहीं करना है, बिना प्यास का पानी नहीं पीना है।
बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी छोड़ देनी है। हरी पत्ती तो हर रोज खानी है। आधा से ज्यादा कच्चा खाना है। देखो, ठंडी की मौसम में कच्ची चीजें भी खानी है जो गर्मी करके दे, ऐसी चीजें जैसे मूली की पत्ती है, मूली है, बीट रूट है, गाजर है, अदरक है, ये सब गर्म प्रकृति वाले है, गर्म मसाले है, वो सब आप ले सकते हो। वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखना है, यानी कि ठंडी की मौसम में आपको वजन बढ़ा नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना है। और बीमार रह के और व्यसन करके अपने देश या अपने कुटुंब पे बोझ बनकर जीना नहीं है। तो ये छोटी बातें तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, तो अब 4 मिनट है अपने पास। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना वीडियो ऑन करे और हाथ हिलाए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? महेश भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। फिर कोमल बेन। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। सर अभी आपने कहा कि बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे भूख नहीं लगता है। हाँ, तो भूख लगे ऐसा कुछ किया करो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, दौड़ो, योगा करो, हाँ कुछ कीजिए। और भूख लगाने के लिए नींबू और अदरक उसका और हनी, इस तीनों मिक्स करके उसका जूस पिया करो सुबह में। और नहीं, ये थोड़ी नींबू मुझे सूट नहीं करता है। मैं नींबू तो नींबू अदरक के साथ लीजिए, शहद के साथ ले लीजिए, या तो रसायन चूर्ण आता है जो आप चाटिए, उससे भी आपकी भूख खुलेगी। लेकिन भूख खोलने के लिए पहले तो शरीर के पास श्रम कराना पड़ेगा। आप थोड़ा ठंडी के मौसम में एक्सरसाइज किया करो, योगा करो, आसन किया करो, तो आपकी भूख खुलेगी। और भूख है तो भोजन अमृत है, और भूख नहीं है तो भोजन अच्छा भी होगा तो भी जहर बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक पहले एक थोड़ा और। पसीना निकालो कसरत करके। हम्म, फिर आप खुराक ऐसा खाओ जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, यानी चटनी या तो जूस के फॉर्म में खुराक खाइए आप, तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। मेरा और एक प्रॉब्लम है, मेरा होठ सूख जाते हैं बार बार। हाँ, तो आप मैं चर्बी जितना युक्त ये ठंडी की मौसम में आपको चर्बी वाली चीजें खानी है जिसमें फैट हो। नारियल है, बादाम दाने हैं, मूंगफली है, ऐसी चर्बी युक्त खुराक खाइए तो आपका स्किन जो है वो ऑयली होने लगेगा, फिर वो सूखेगा नहीं। और सही रही बात खून की, तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हरी पत्ती भी साथ में खाते रहिए ये तभी। व्हीट ग्रास जूस है। हाँ, व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास भी खा सकते हो, पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम, मेथी पत्ता, सारी पत्तियां ले लो। अकेले व्हीट ग्रास के ऊपर क्यों रहने का। हाँ, जो अवेलेबल है वो सारी पत्ती, मूली की पत्ती भी डाल सकते हो आप। सब पत्तियां मिक्स करो, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ अलग अलग होता है। ओके। तुलसी। हाँ, तुलसी भी तुलसी। थोड़ा डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, सब ले सकते हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोमल बेन अच्छा बोलो। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने जैसे बोला ना भाई, सेम तिल ये सब खा सकते हैं, हरी पत्तियों का जूस पी सकते हैं, तो इसमें छोटे वाले अनाज आते हैं वो तो एक टाइम खा सकते हैं ना? हाँ, वो खाने हैं, अनाज तो खाना ही है, लेकिन अकेले अनाज पे रहने से क्या है, अनाज में से इतनी गर्मी पैदा नहीं होती है जितनी तेल वाली चीजों से होती है। तो जब ठंडी बढ़ती है तो आपको थोड़ा कम खाना और ज्यादा एनर्जी पैदा होए, इसीलिए ठंडी के मौसम में ही सारी ये कचरिया, जैसी तिल की कचरिया और सारी वसाने सब के आइटम ये ठंडी में हम क्यों बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक, इसका साइंस मैंने आपको समझाया। लेकिन अनाज और सब तो खाना ही है, लेकिन जो मेहनत कम करते हैं उनको फिर तेल वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी है, ये भी ध्यान रखना है। थोड़ी मेहनत भी करो, कसरत भी करो और खाओ, और बॉडी को बिल्ड करो जो पूरे साल के लिए हमको काम में लगे। गर्मी में हमको कम करना है वजन, और बारिश में तो एक ही बार खाना है। तो अभी ठंडी के मौसम में बिल्डिंग बना दो, बॉडी को अच्छी तरह बनाओ कसरत करके। बिना कसरत खाओगे तो भी नुकसान है। तो जिन लोगों को एक्सरसाइज करके ही अपने बॉडी को